थ्योरी के ड्रॉबैक थे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कई चीजें नहीं बता रहा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नहीं बता रहा, वीक और स्ट्रॉन्ग नहीं बता रहा। जनरली ये थ्योरी पे बेस कम है, एक्सपेरिमेंट पे ज्यादा है कि पहले एक्सपेरिमेंट कर लिया, पता चला अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो उन्होंने कहा हाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड, उसके बेसिस पे। तो इसके कई ड्रॉबैक ओवरकम करने के लिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आई थी, जो कल हमने पढ़ ली, हम उसको खाली रिपीट कर रहे हैं, CFT। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का बेटा पहला पॉइंट क्या था कि सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच में आप मानेंगे आयनिक इंटरेक्शन है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। सेंट्रल मेटल होगा पॉजिटिव चार्ज, चाहे लिगेंड कुछ भी हो वो नेगेटिव चार्ज माना जाएगा, और उसके नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल की तरफ पुश होंगे। वो जब इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल की तरफ आएंगे तो एक रिपल्शन होगा। बेटा किस किस के बीच में रिपल्शन होगा? ऑब्वियसली सेंट्रल मेटल के ऑर्बिटल और लिगेंड के ऑर्बिटल में रिपल्शन होगा। तो डी के जो 5 ऑर्बिटल होते हैं वो 5 वैसे तो डीजनरेट होते हैं, लेकिन लिगेंड के आने के बाद इन पांचों के अंदर रिपल्शन होता है, और इनमें किसी में रिपल्शन ज्यादा और किसी में कम हो जाता है, और ये 2 लेवल में स्प्लिट हो जाते हैं। ये 2 लेवल में कौन से स्प्लिट होते हैं? बेटा ये एक ऐसा दिखा दिया है और एक ऐसा दिखा दिया है। तो अगर आप देखो, मैंने आज जो दिखाया है थोड़ा सा कल से अलग दिखाया है। क्या दिखाया है? आज मैंने कहा है कि लेफ्ट हैंड साइड जहां है वहां Eg ज्यादा है T2G से, मतलब Eg की एनर्जी ज्यादा है, जबकि राइट हैंड साइड मैंने ट्रिपल डी जनरेट को ऊपर रखा है Eg से, यानी इनकी एनर्जी ज्यादा है। और एक थोड़ा सा बनाने की कोशिश की है स्लाइटली, ये वाला गैप उससे बड़ा ही होता है, ठीक है, ये वाला गैप उससे बड़ा होता है। एक्चुअली ये 2 अलग अलग क्या हैं, अगर आपको दिख गया हो कि यहाँ पे Eg ये क्या है, समझ में आ रहा है? Eg ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, आया समझ में? फिर से समझिए क्या कह रहे हैं। ये Eg होते हैं एक्सियल ऑर्बिटल, जबकि T2G होते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। और अगर आपको यहां दिख रहा हो कि एक्सियल ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है, एक्सियल ऑर्बिटल की एनर्जी कब ज्यादा होगी? जब लिगेंड एक्सिस पे लगे होंगे। तो बेटा जो ऑक्टाहेड्रल शेप होती है वो एक्सियल शेप होती है, मतलब लिगेंड कहाँ लगे होते हैं? एक्सिस पे ही लगे होते हैं। ये ऑक्टाहेड्रल शेप है, ये सारे एक्सिस पे ही तो है। तो जब ऑक्टाहेड्रल शेप की बात होगी तो लिगेंड्स विल बी प्रेजेंट एट एक्सिस, तो ये एक्सिस पे लिगेंड थे, एक्सिस वालों की एनर्जी ज्यादा होगी। अब अगर आपको याद हो टेट्राहेड्रल, बच्चों टेट्राहेड्रल की शेप क्या है? टेट्राहेड्रल में एंगल क्या है? सॉरी, 109 डिग्री 28 मिनट। और अगर बेटा ये एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है, अगर एंगल 109 28 है तो ये कोई एक्सिस तो है नहीं, एक्सिस तो 90 90 90 पे ही होगी ना, तो ये तो एक्सिस है ही नहीं। तो अब ये जो लिगेंड हैं, ये लिगेंड नॉन एक्सिस पे लगे हैं, और अगर ये लिगेंड नॉन एक्सिस पे लगे हैं तो ये नॉन एक्सिस से अपना लोन पेयर भेज रहे हैं, यानी नॉन एक्सिस से इलेक्ट्रॉन क्लाउड जा रहा है, तो नॉन एक्सिस की एनर्जी एक्सिस से ज्यादा हो जाएगी। बोलो बेटा, क्लियर है? क्लियर है? नॉन एक्सिस की एनर्जी किससे ज्यादा हो गई? एक्सिस से। लेकिन ध्यान से देखो, हमने ये गैप कम बनाया, ये गैप ज्यादा, तो ये माना जाता है या ये एक्सपेरिमेंटल है कि नॉन एक्सिस में हमेशा रिपल्शन कम है एक्सिस के मुकाबले। बेटा रीजन क्लियर है क्यों नॉन एक्सिस में रिपल्शन क्यों कम है? नहीं, थोड़ा सा और सोचो। नॉन एक्सिस, बेटा एक्सिस का मतलब क्या है? जैसे अगर मैं इस कमरे की बात करूं, या एक्सिस का मतलब क्या है? एक स्ट्रेट लाइन एक्सिस, ये एक एक्सिस है, एक स्ट्रेट लाइन, दीवार की जो लाइन चल रही है वो एक्सिस है, ठीक है। और नॉन एक्सिस कहां से कहां तक है? नॉन एक्सिस कहां से कहां तक है? अभी भी नहीं समझ में आया? ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, और यहां से लेके यहां तक की पूरी जगह क्या है? नॉन एक्सिस। अभी आया समझ में थोड़ा बहुत क्या कह रहे हैं? तो फिर से देखो, कमरे की ये वाली जो ऊपर वाली एक सीधी दीवार, ये एक्सिस हो गई, ये वाली दीवार एक एक्सिस हो गई, तो ये जो एक्सिस हुई वो तो ऐसे आप कह सकते हो ये एक्सिस हो गई, ठीक है, एक इधर एक इधर, और ये एक्सिस तो एकदम डायरेक्शनल है, और नॉन एक्सिस इतना बड़ा एरिया है, तो यहां से जब अप्रोच करेगा कोई जरूरी नहीं वो बहुत स्ट्रांगली अप्रोच कर पाए, तो इसीलिए नॉन एक्सिस का अप्रोच वीक होगा, ठीक। और ये वैल्यू दे रखी है कि ये जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं इनकी स्प्लिटिंग कितनी होगी
ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से हाफ से भी कम होगी, और हाफ से भी कम के लिए उन्होंने वैल्यू जो निकाली है 4/9 है। अगर ये 4/8 होता तो हाफ हो जाता, ये 4/9 है, यानी हाफ से भी कम है। और माइनस साइन का मतलब तो क्लियर है, यहाँ T2G ऊपर है जबकि यहाँ कौन ऊपर है, EG ऊपर है। क्लियर, यानी उल्टे है, उल्टे के लिए माइनस साइन है, 4/9 है। रुक जाओ अभी, फिर से देखो एक बारी स्टार्टिंग से हम क्या कह रहे हैं, जो आज हमने पढ़ना शुरू किया है। आज हमने ये पढ़ना शुरू किया है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है क्या। तो हमने कहा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से थोड़ी अलग है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ड्रॉबैक बताएगी। वहां उन्होंने कहा वीक लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये रीजन बताएगी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का हमने पहला पॉइंट कहा कि सेंट्रल मेटल, यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में सेंट्रल मेटल के जो डी ऑर्बिटल हैं वो डीजनरेट, जब वो अकेला था तब थे, लेकिन जब वो लिगेंड आ जाता है तो वो डीजनरेट नहीं रहते, उसमें स्प्लिटिंग होती है। ठीक है, अब डी सबशेल 5 ऑर्बिटल का मिक्सचर है। डी सबशेल के 5 ऑर्बिटल एक जैसे नहीं होते। 5 में से 3 ऑर्बिटल कहलाते हैं हमारे नॉन एक्सियल, जिसको यहाँ की भाषा में T2G कहेंगे, और 2 ऑर्बिटल कहलाएंगे एक्सियल, जिसे हम EG कहेंगे। ठीक है, तो डी जो सबशेल है वो 2 तरीके से बटी हुई है। कौन से 2 तरीके से, एक्सियल और नॉन एक्सियल। जो ऑक्टाहेड्रल शेप होती है, ऑक्टाहेड्रल शेप का मतलब होता है सारे लिगेंड अपनी अपनी एक्सिस पे लगे हैं, कोई एक्स पे लगा है, कोई वाई पे लगा है और कोई जेड पे लगा है। तो सारे लिगेंड अपनी अपनी एक्सिस पे लगे हैं और ये एक्सिस से इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो सेंट्रल मेटल है उसके भी जो ऑर्बिटल एक्सिस वाले हैं, वो ऑर्बिटल और ये एक पाथ में आएंगे, यानी दे विल सफर मोर रिपल्शन, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से इसमें रिपल्शन ज्यादा होगा, और इसलिए ये एक्सेस वालों की एनर्जी बढ़ गई नॉन एक्सेस से। और ध्यान रखना अभी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, अभी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और इसके बाद इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। डन। तो यहाँ एक्सेस वालों की एनर्जी नॉन एक्सेस से ज्यादा हो गई। क्लियर। जबकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जो शेप है, टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, और यहाँ साफ पता चल रहा है कि इस शेप में ऑर्बिटल्स ये एक्सेस पे तो नहीं लगे हैं, क्योंकि अगर एक्सेस पे लगे होते तो 90-90 एंगल होता, एक्सेस तो एक्स वाई जेड होती, तो ये एक्सेस पे नहीं लगे, सबके सब नॉन एक्सेस। तो यानी यहाँ लीगेंड और नॉन एक्सेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं और नॉन एक्सेस वालों की एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन ये स्प्लिटिंग होती तो है, लेकिन कभी भी बहुत स्ट्रांग नहीं हो पाती, क्योंकि नॉन एक्सेस का अप्रोच क्या माना जाता है, वीक माना है। और एनसीईआरटी की एक वैल्यू दे रखी है, ये डायरेक्ट याद करनी है, ये कैसे डिराइव हुई ये मुझे नहीं मालूम, ये याद करनी है। कितनी है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज -4/9 टाइम्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल, और ये वैल्यू आपको डायरेक्ट ऐसे ही याद करनी है कि इतने टाइम्स है। अल्टीमेटली इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग हमेशा कम होती है और ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग ज्यादा होती है। टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग क्यों कम होती है, क्योंकि उसमें लिगेंड का अप्रोच मतलब उस इंटेंसिटी से नहीं है जितना ऑक्टाहेड्रल में है। उसके रीजन से मतलब नहीं है, सिंपल रीजन ये है ऑक्टाहेड्रल इज वेल डायरेक्शनल, एक पतली या एक स्ट्रेट लाइन एक डायरेक्शन है, यहाँ पूरा पूरा सरफेस है, इसलिए अलग है। फिलहाल ये हुआ हमारा पहला पॉइंट, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए ऑक्टाहेड्रल, एक ही फिगर में हमने दोनों को दिखाया है, टेट्राहेड्रल को भी ऑक्टाहेड्रल। ये अगर आपने बना लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 1 मिनट रुकाऊं, जिन बना लीजिए कोई दिक्कत नहीं, कल के आगे बना लो, गलत थोड़ी है। हाँ, इसको जरूर लिखेंगे, ये ऑक्टा है और ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग दिखाई मैंने, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग दिखाई। डन। हाँ बेटा, अब जो भी बच्चा ऑनलाइन में पूछ रहा था अब पूछिए, क्या पूछ रहे थे। चलो ठीक, नेक्स्ट।
लिख लिया? अब बेटा कल हमने पढ़ लिया था ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग भी दो तरीके से हो सकती है, याद आया? ऑक्टाहेड्रल में भी एक बारी स्प्लिटिंग ज्यादा हो और एक बारी स्प्लिटिंग कम हो। अगर स्प्लिटिंग ज्यादा होती है तो वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो इस थ्योरी ने ये प्रूव किया कि व्हाट इज द बेसिक सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या है। मिटा दूं इसे? कोई लिख तो नहीं रहा? बेटा जल्दी करो, इधर बॉयज मिटा दे। तो अब ऑक्टाहेड्रल में भी स्प्लिटिंग दो तरह की है, जो आप ऐसे देख सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आया, इन 5 की एनर्जी बढ़ गई, 5 की एनर्जी बढ़ने के बाद एक स्प्लिटिंग हम ऐसे दिखाएंगे और एक स्प्लिटिंग हम ऐसे दिखाएंगे, और यहाँ पे हम 2 ऑर्बिटल, यहाँ 3, ऐसे ही यहाँ पे भी 2 ऑर्बिटल और यहाँ 3। क्लियर है कौन सा वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग है? जहां स्प्लिटिंग आपकी थोड़ी सी दिख रही है वो वीक है, और यहां हम कहेंगे कि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, स्प्लिटिंग एनर्जी कम है। ये गैप ज्यादा है बेटा, तो यहाँ ये एनर्जी ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, और ये एक डिफरेंट सबशेल की तरह बिहेव करेगी, ये एक डिफरेंट सबशेल। समझ में आ रहा है? और बेटा अब डी ब्लॉक के कई क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, जो डी ब्लॉक में कई बार मुझे कहना पड़ा था भैया आगे ही समझा सकता हूँ, वो यहाँ के क्वेश्चन है। देखो बेटा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आया, दूसरा कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। तीसरा कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। यहाँ तक क्लियर है? क्या ये हाफ फिल्ड हो गया नहीं हो गया? अगर ये स्प्लिटिंग स्ट्रॉन्ग की है तो ये दोनों टूट गए, और ये T2G हो गया, और T2G में 6 इलेक्ट्रॉन आने 3 आ गए, ये क्या है? हाफ फिल्ड। और हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड तो स्टेबल होंगे ही होंगे, इसीलिए ये स्टेबल है, इसलिए ये क्या है? स्टेबल है। इज इट क्लियर? अब चौथा इलेक्ट्रॉन यहां आया, पांचवा यहां आया, अब भी हाफ फिल्ड है। समझ में आया? भले ये इधर के लिए नहीं दिखाना था, सॉरी, उसमें दिखाना चाहिए। उसमें क्यों दिखाना चाहिए? 1 2 3 इसमें दिखाना चाहिए, सॉरी। तो ये D5 हो गए, क्योंकि अब तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरे हैं वीक में, वो अब भी स्टेबल है। ये समझ में आ रहा? ये क्यों स्टेबल है? क्योंकि पूरा डी सबशेल हाफ फिल्ड है, और ये डी सबशेल 2 भागों में टूट चुका है, और ये हाफ फिल्ड है, तो ये भी स्टेबल है। समझ में आ रहा है? तो डी ब्लॉक का एक क्वेश्चन था, और या डी ब्लॉक में एक दो जगह था कि कलर क्यों आते हैं कॉम्प्लेक्स में, वह हमने डी ब्लॉक में लिखा है कि ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड कलर्ड क्यों है, क्योंकि उसमें डी डी ट्रांजिशन होता है, और उस समय बच्चों को बताना थोड़ा भारी पड़ता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी डी ट्रांजिशन। ये है भैया डी डी ट्रांजिशन। क्या है डी डी ट्रांजिशन? कि डी सबशेल के अंदर भी 2 लेवल हैं, और अगर यहां से इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके यहां जाएगा फिर छोड़ के यहां आएगा, तो ये भी ट्रांजिशन है, और इसकी वजह से कलर आता है, और इसीलिए डी ब्लॉक के कंपाउंड कलर्ड है। मैक्सिमम जो भी कलर आप देख रहे हैं वो डी ब्लॉक के कंपाउंड का है। आपके चारों तरफ जितने भी कलर आप देख रहे हैं, ब्लड का कलर देख रहे हैं, हीमोग्लोबिन जिसमें है रेड पिगमेंट है, वो आयरन की वजह से है, या बाहर अगर आप पेड़ों का कलर देख रहे हैं, क्लोरोफिल जो है वो मैग्नीशियम और बाकी एलिमेंट उसमें है उसके। तो अधिकतर जगह जो कलर आपका प्रूफ होगा वो डी डी ट्रांजिशन से होता है। इज इट क्लियर? अब डी डी ट्रांजिशन का मतलब समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन है, ये समवॉट ऐसा क्वेश्चन है, अभी फ्रेम करते हैं। Mn+2, ठीक है, सॉरी, Mn+3 एंड Cr+1। मैं एक बार अभी फ्रेम करके बताता हूं क्या है। यस, आई थिंक सो, Cr +2, ये ठीक है। और एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, वहां पे ये क्वेश्चन दिया गया है कि Mn+3 जो होता है उसमें होते हैं D में 4, Cr+2 में भी होते हैं D में 4। क्वेश्चन समझने की कोशिश करना क्या कह रहा है एग्जामिनर, कि Mn+3 और Cr+2 का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, लेकिन ये जो होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये जो होता है ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है Q। क्वेश्चन समझ में आया? और ये क्वेश्चन उस चैप्टर में समझाना थोड़ा टेढ़ी कीर थी, अब आपको बहुत जल्दी समझा लूंगा मैं, जबकि दोनों में D4 है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है
Mn बेटा मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d5। आई होप सो सभी को पता है। और मैग्नीज के इस कॉन्फ़िगरेशन में 3 इलेक्ट्रॉन निकालने थे, तो एनर्जी दी होगी 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, 2 ये निकले, 1 ये निकला, तो Mn+3 बना 3 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी देने के बाद ये आ गया। डन। लेकिन ये अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि जब हम एनर्जी दे रहे थे तो 4s2 पे क्या हो गया? 3d5 हो गया। और ये हाईली स्टेबल है। क्यों हाईली स्टेबल है? हाफ फिल्ड है, तो ये तुरंत इसमें जाने की सोचता है। और जब ये इसमें जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा? रिडक्शन। और रिडक्शन होगा तो कौन सा एजेंट हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, कोई डाउट? इसका रिडक्शन हुआ, रिडक्शन की वजह से बेटा कौन सा एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग। क्लियर है सब बच्चों को? समझ में आया क्या कह रहा हूं? तो यहाँ पे ये 3d4 से 3d5 चला गया और 3d5 आते ही ये स्टेबल हो गया, और स्टेबल होकर कौन सा एजेंट हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब अगला वाला समझना थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगा, लेकिन समझा दूंगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो बता दीजिएगा और डिटेल में जाके समझा दूंगा। अगला है क्रोमियम। बेटा क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन था 4s1 3d5। ठीक है, और क्रोमियम ने जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो ये 3d4 आ गया। डन। ठीक है, कोई बच्चा ये भी कह सकता है अरे भाई ये भी तो 3d5 में चला जाए, ये भी स्टेबल हो जाएगा, है ना? लेकिन क्रोमियम +2 के बाद जब +3 में जाता है तो ज्यादा स्टेबल होता है, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन और छोड़ देता है। जब बेटा ये एक इलेक्ट्रॉन और छोड़ देगा तो ये क्या आ गया? हाफ फील्ड। अब आया समझ में इसे हाफ फील्ड क्यों कह रहे हैं? हाफ फील्ड इसका ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। ठीक है, अच्छा, अगर कोई कहे कि इसने एक इलेक्ट्रॉन ले क्यों नहीं लिया? अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये क्रोमियम +1 में चेंज हो जाएगा, और क्रोमियम +1 की लैटिस एनर्जी बहुत कम है, बॉन्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन बहुत कम है। मतलब ये अगर किसी से टकरा के बॉन्ड बनाता भी है ऑक्सीजन से या किसी से, तो ये स्टेबल बॉन्ड नहीं बनता, यानी बॉन्ड एनर्जी यहाँ की क्या है? बहुत कम। तो क्रोमियम +1 में एग्जिस्ट नहीं करता। क्रोमियम की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3 +6 ये है, +1 स्टेबल नहीं। बोलो क्लियर है? कोई डाउट आया समझ में? 3d4 से 3d3 आना मतलब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, और जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है और 3d3 आता है, तो 3d3 में हम ये कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन आ गए, और इसे हम कहते हैं ये एक शेल थी T2G। ये T2G क्या हो गई? हाफ फिल्ड। और हाफ फिल्ड चीजें स्टेबल होती है, तो क्रोमियम में हम कहते हैं T2G की स्टेबिलिटी देखी जाती है, और जबकि मैग्नीज में पूरी डी सबशेल की स्टेबिलिटी देखी जाती है, और इसलिए ठीक है। और बिल्कुल सही है, उसमें नहीं देखिए, अभी बता दे रहे हैं, जहां स्प्लिटिंग पूरी हो जाएगी और आधी हो जाएगी उसमें अंतर है। और देखिए, अगर कोई आपसे ये पूछ ले, ये क्वेश्चन अधिकतर बच्चों का गलत होगा, कि डी में 3 इलेक्ट्रॉन है, डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, विच कंडीशन इज मोर स्टेबल, D5 या D3? मैं कह रहा हूं ना D5। मैक्सिमम से गलती होगी, और तुम लोग मैक्सिमम में ही आते हो, ठीक है, तो गलती तुमसे होनी थी। तो यहाँ पे D3 इज मोर स्टेबल। बोर्ड पे तुम्हारे फोटो बना हुआ है, देख लो। जब बेटा D3 होगा, ये कंडीशन, तो आपको एनर्जी दिख रही है, कम हो गई, समझ में आया? अच्छा, D5 में क्या हो रहा है जरा सोचिए। अनपेयर सब में ना, 5 में 5 अनपेयर दिखाने की बात हो रही है, तो 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो एनर्जी बढ़ भी गई, दिख रहा है भैया? इसकी एक वैल्यू होती है, मैं वो भी बोल दे रहा हूं, लेकिन उसकी आपको जरूरत नहीं है। जब भी एक इलेक्ट्रॉन T2G में जाता है तो उसकी वैल्यू होती है 2/5। 2/5 कितना होता है? 4, ठीक है। और जब एक इलेक्ट्रॉन EG में जाता है तो उसकी वैल्यू होती है 3/5। लेकिन इसकी आपको वैल्यूज की जरूरत नहीं है फिलहाल। अगर नीचे जा रहा है तो माइनस, ऊपर जा रहा है तो प्लस, ये थोड़ा सा हायर लेवल होता है। तो ये 2/5 को आप 0.4 कह सकते हो, ये 0.6, ठीक है, ये वैल्यूज होती है। तो अगर यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन नीचे आए तो कितनी वैल्यू हो गई? माइनस के 1.2, 4 3 12। और 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर गए तो कितनी हो गई? 1.2 प्लस के, मिला के आंसर कितना आ गया? 0। समझ में आ रहा है? तो यहाँ ओवरऑल आंसर 0 आ रहा है।
और यहाँ आंसर क्या आएगा, माइनस का 1.2, क्योंकि तीनों इलेक्ट्रॉन खाली नीचे ही, तो माइनस का 1.2। कौन सी एनर्जी कम है, 0 या -1.2? -1.2 इज लेस। तो भैया ये जरा ध्यान रखिएगा अगर क्वेश्चन आता है, वैसे तो कंपटीशन में ही आना है, लेकिन ये इतना आपको पता होना चाहिए, ये थोड़ा डीप क्वेश्चन है कि D3 और D5 में कौन ज्यादा स्टेबल है। D3 की एनर्जी कम है, और केमिस्ट्री में एनर्जी एंड स्टेबिलिटी आर इनवर्सली, तो D3 की क्योंकि एनर्जी कम है इसलिए D3 की स्टेबिलिटी D5 से ज्यादा है। हाँ नहीं, ये एक साथ नहीं हो रही, ये दो अलग केसेस हैं, एक पिक्चर में दिखाए गए। यस, ये दो अलग अलग केसेस हैं, मैंने एक ही पिक्चर में दिखा दी है। ये स्प्लिटिंग भी दो अलग अलग स्प्लिटिंग है, मतलब अगर वीक लिगेंड आएगा तो स्प्लिटिंग ये होगी, और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो स्प्लिटिंग ये होगी। तो मैंने दोनों को एक साथ दिखाया। जैसे पिछले डायग्राम जो आज मैंने पढ़ाया उसमें जरा देखो मैंने क्या दिखाया है, एक तरफ दिखाया टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग, एक तरफ ऑक्टाहेड्रल। तो भैया वो दो अलग अलग केसेस तो है, मतलब एक ही मेटल में अगर कभी 4 लिगेंड लगे होंगे तो टेट्राहेड्रल वाली स्प्लिटिंग दिखाऊंगा, और जब 6 लगे होंगे तो ऑक्टाहेड्रल वाली। तो या तो 4 लगे होंगे या 6, एक साथ दोनों थोड़ी लग जाएंगे यार, या तो 4 वाला केस होगा या 6 वाला। ऐसे ही यहाँ दो केस मर्ज करके मैंने एक ही में दिखाए हैं कि वीक लिगेंड आएगा तो ये होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो ये होगा। नहीं, ऐसा किसने कहा, ये तो स्प्लिटिंग हुई है, इलेक्ट्रॉन तो वो बाद में देगा, पहले तो उसने एनर्जी दी, स्प्लिट हो गया। अब स्प्लिट होने के बाद लोन पेयर, वो तो हाइब्रिडाइजेशन का तरीका वही है, वीक इसीलिए तो वीक है, कमजोर है, वहां स्प्लिटिंग कम है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अरे तुम कल आए नहीं होगे लाला, हाँ आए नहीं तो तुम वीडियो भेजी तो घर पे पढ़ के आया करो, ये नहीं है वीडियो तो अब सुबह पहुंची ही होगी, है नहीं है, तो ये मत कहा करिए कि अब आए नहीं घर पे, थोड़ा तो देख के आओ, फिर कल वाली बात ही दोबारा रिपीट करा रहा। हाँ भैया, अभी यहाँ तक कोई समस्या थोड़ी बहुत, और ये वाला पॉइंट याद कर लेना, ये वाला पॉइंट इवन अच्छे अच्छे लोग गलत करते हैं, D3 और D5 वाला पॉइंट, कि D3 इज मोर स्टेबल देन D5। ठीक हो गया यहाँ तक, आगे बढ़े, स्प्लिटिंग समझ में आ गया। अब साइंटिस्ट ने एक सीरीज बना दी है जिसका नाम रखा है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, व्हाट इज दिस सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? अरे जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनी है, इलेक्ट्रोकेमिकल किस आधार पे बनाई है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ले लिए और एक उसका ऑर्डर रख दिया, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बन गई। यहाँ लीगेंड्स रखे हैं, और लीगेंड्स का एक पावर रखी है, स्प्लिटिंग पावर, किसकी स्प्लिटिंग पावर ज्यादा है और किसकी कम है, और उनको जो अरेंज करके एक सीरीज बना दी गई, दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रोकेमिकल। क्या हो गई डेफिनेशन, अ सीरीज मेड बाय प्लेसिंग लीगेंड्स in increasing order of their splitting power. A series made by placing ligands, वो सीरीज जो ligands को रख के बनाई गई है, a series made by placing ligands in increasing order of their splitting power. In increasing order of their splitting power. splitting power के increasing order में रखने पे a series made by placing ligand in increasing order of their splitting power is known as spectrochemical series। ठीक है, इसे कह दिया है बच्चों स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। करें क्वेश्चन, सीरीज आप याद करना चाहना तो याद कर लेना, मैंने इसको रिलेटिव याद रखा जिससे इवन कंपटीशन के क्वेश्चन भी हो जाते हैं। रिलेटिव क्या याद किया है, सीरीज के सबसे आगे है CO, उससे पीछे है CN, याद रखना आसान है, ये अभी और याद करा दूंगा आपको। ऑब्वियसली सीरीज के सबसे आगे मतलब स्ट्रॉन्ग ये है, तो CO और CN आगे है। यहाँ N पे कहानी रुकी है, इसके पीछे चारों N वाले हैं, वो मेरे को ध्यान नहीं कौन कौन है। ऑब्वियसली N वाले लीगेंड कौन है, इथाइलिन डायमीन है, अमोनिया है, दो और होंगे N वाले, NO होगा, एक और होगा, 4 N वाले हैं। ठीक है, ठीक है, वो आप देख लेंगे, अभी CN तो ये लिखा है, हद कर रही है। फिर 4 O वाले हैं, ठीक है, ये 4 पहले निपटेंगे, फिर ये O बैठा है तो O वाले 4 आ जाएंगे। और उसके O वाले कौन से होते हैं, नाम तो पता है ना, वाटर हो गया, OH हो गया, और एडेटा हो गया, EDTA, उसमें भी O होता है। ठीक है, और कौन सा बोला आपने, ये OX, वेरी गुड, ऑक्सिलेट में O हो गया, ये 4 हो। इसके पीछे चारों हेलोजन है, लास्ट में इसके पीछे चारों हेलोजन है, तो यहाँ
समवॉट आयोडीन, क्लोरीन, जो भी है वो आप एक बार देख लेंगे। सॉरी, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे। ठीक है, तो एक बारी बुक को आप वो करेंगे, ठीक है, रेफर करके देखेंगे। तो अगर यही दूसरा वाला बोर्ड लिखा होता, अभी लगा होता, तो मैं आपको अभी दिखाता एनसीईआरटी में कहाँ है। अब तुम वो देखना ही नहीं चाह रहे। तो फिलहाल ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, डन। अब इस एक सीरीज का ड्रॉबैक देखिए, जहां से और जल्दी तुम्हें याद होगी। ड्रॉबैक क्या है? कोई ड्रॉबैक समझ में आ रहा है? ड्रॉबैक समझ में आ रहा है इसे देख के? नहीं आया अभी भी बेटा? नहीं नहीं नहीं। और कोई बच्चा ड्रॉबैक नहीं देखा? पहला ड्रॉबैक जो आपको थोड़ा सा हटना चाहिए था कि इस सीरीज में जितने पीछे हैं वो वीक लिगेंड, मतलब वो स्प्लिटिंग कम करा रहे हैं। समझ में आया? मतलब स्प्लिटिंग हो कैसे रही थी? लिगेंड की एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी, उसकी वजह से स्प्लिटिंग हो रही थी। तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए, ये तो सबसे धूर्त प्राणी थे हमारे। कौन? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। इन्हीं पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होती है। केमिस्ट्री के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव तो यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इन्हीं में ज्यादा होनी चाहिए, तो स्प्लिटिंग तो इनकी ज्यादा होनी चाहिए। इन्हें तुमने उठा के पीछे रखा हुआ, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पीछे रखे। एक ड्रॉबैक लगा, ठीक है। दूसरा ड्रॉबैक जिससे आपको याद भी हो जाएगा, सीरीज को लीड कौन कर रहा है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल। लीड कौन कर रहा है? न्यूट्रल। तुम कह रहे हो सब नेगेटिव चार्ज वाले हैं, नेगेटिव चार्ज की वजह से स्प्लिटिंग हो रही है, और सीरीज में सबसे आगे तुमने बैठा रखा है न्यूट्रल, और जो नेगेटिव चार्ज वाला है वो दूसरे नंबर पे है। अब ये याद रखना आसान हो गया ना कि पहले कौन आएगा? जो न्यूट्रल है। भाई तुम्हें इतना तो मैंने शुरू से याद करा ही लिया है कि CO और CN ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो सीरीज में सबसे आगे कौन है? CO है। न्यूट्रल वाला लीड कर रहा है, चार्ज वाला पीछे है, ड्रॉबैक है। और जहां जो पीछे था उसी के मेंबर साथ में लगे हुए हैं, फिर इसके मेंबर यहाँ लगे हुए हैं, और उसके बाद हेलोजन लगे हुए हैं। तो लगभग 12-15 जो है आपको लिगेंड का एक रिलेटिव नंबर पता लग जाएगा। मतलब जैसे कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, तो कंपटीशन में लॉजिक पे आता है, बहुत डीप ऐसे कम ही आता है कि अमोनिया, EN और चारों में उन्होंने नाइट्रोजन दे दिए और पूछ लिया, पूछ सकता है, लेकिन वो यूजुअली शार्पनेस चेक कर रहे हैं बच्चे की, ना कि रट्टाफिकेशन। तो वो जब शार्पनेस चेक करते हैं तो वो एक इधर का देंगे, एक इधर का, एक इधर का, एक इधर का। जो शार्प बच्चा होता है वो यूजुअली कंपैरेटिव याद कर लेता है कि कंपैरिजन में कौन आगे पीछे, बस एक रिलेशन याद होता है, तो उससे क्वेश्चन होगा। डन। तो ये सीरीज आप बुक से उठा के कायदे से सारे मेंबर्स लिख लेंगे। इट फिनिशेस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, अब एक हेडिंग आपके जिम में डाल रहा हूँ, ठीक है। एक हेडिंग आप खुद घर से करके लाएंगे, कल संडे भी आप कर भी सकते हैं, और वो हेडिंग का नाम है यूजेस ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इवन कंपटीशन में भी कई क्वेश्चन इसी से आए हैं, यूजेस ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जैसे कि 2-4 यूज मैं आपको अभी बता भी देता हूं जो बहुत सरल वाले हैं, बहुत सरल वाले। ठीक है, जैसे हमारा हीमोग्लोबिन है, वो एक कॉम्प्लेक्स है, उसमें सेंट्रल मेटल आयरन है। एक हमारी बॉडी में विटामिन है, विटामिन B12, उसका नाम है साइनो कोबाल्ट अमीन। रट लेना, बहुत बारी आया है। साइनो कोबाल्ट अमीन एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें कोबाल्ट सेंट्रल मेटल है। क्लोरोफिल एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें मैग्नीशियम सेंट्रल मेटल है। फोटोग्राफी में जो पुराने जमाने की होती थी, जिसमें रील डलती थी फोटोग्राफी वाली, तो उस रील में सिल्वर ब्रोमाइड लगाया जाता था, और वो पुराने कोर्स में था भी, अब हट गया है। फिलहाल फोटोग्राफी में सिल्वर सेंट्रल मेटल होता है और H2O3 वहां लीगेंड होते हैं, यानी फोटोग्राफी में एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसका सेंट्रल मेटल सिल्वर है। ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर कह लो, या हार्डनेस ऑफ वाटर हटाने के लिए आपने 11th में पढ़ा है, टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाने के लिए हम परम्यूटेड प्रोसेस, कैलागन प्रोसेस यूज करते हैं, वो भी कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल है। इवन लेड पॉइजनिंग हटाने के लिए, क्योंकि जो पाइप्स होते हैं चीनी मिट्टी वाले, उसमें लेड होता है, तो लेड पॉइजनस होता है, उसे हटाने के लिए एडेटा डाला जाता है, तो लेड एडेटा कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और उस कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से लेड फिर वाटर में डिसॉल्व होके नहीं आता। उन पाइप से पहले यूज किए जाते थे, या पहले, अब तो PVC यूज होता है हर जगह, पहले अगर आपने कभी देखा हो तो बहुत बड़े बड़े चीनी मिट्टी वाले पाइप, रेता वाले पाइप रोडों पे पड़े रहते थे, रोड के किनारे। वो बेसिकली क्या था,
वो उसको लेड से, उसके अंदर लेड होता है, वो एसीटेट से ट्रीट करके सूखने के लिए छोड़ देते थे, जिससे लेड एसीटेट बन जाए या लेड एडिटा का कॉम्प्लेक्स बन जाए। और जब एक बार कॉम्प्लेक्स बन गया, अब लेड वापस वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आयनाइज नहीं होते। तो उसलिए वो कॉम्प्लेक्स या लेड सॉल्वेंसी पॉइजनिंग रोकने के लिए किया गया है। तो कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, मैंने अभी 4-5 बताए हैं। और एक मेटलर्जी का तो कई बार आया है, मेटलर्जी इस साल कोर्स से हट गई है, लेकिन आया कई बार है। क्या है, सिल्वर या गोल्ड को अगर अलग करना होता है तो NaCN डालते हैं। तो NaCN डालने के बाद NaAuCN होल ट्वाइस बन जाता है, ये एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और ये बनने के बाद जिंक डालते हैं, और जिंक डालते ही ये चीज अलग हो जाती है, दैट इज ये बन जाता है बेटा। और ये बनने के बाद सिल्वर या गोल्ड अलग, दैट मीन्स ये गोल्ड के एक्सट्रैक्शन में यूज होता है। तो गोल्ड के एक्सट्रैक्शन के मेथड का नाम भी है साइनाइड प्रोसेस, ठीक है। तो ये भी कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है। तो मेटलर्जी में 2 एग्जाम्पल है, एक ये है, एक बियर्स प्रोसेस है, तो वो भी आपको याद करना। तो कॉम्प्लेक्सेस के यूजेस लिख के लाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग बची है लास्ट, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। लास्ट है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, आई होप सो लास्ट है जितना मुझे याद आ रहा है। टाइम बताओ। अरे बहुत टाइम है, आराम से होगा। हेडिंग लिखे स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। नहीं, स्प्लिटिंग पावर और पेयरिंग एनर्जी 2 अलग अलग चीजें हैं एक तरीके से। मतलब क्या कहना क्या चाहते हैं, फिर से बताओ। लाइन क्या है आपकी, सेंटेंस क्या है? लीगेंड स्प्लिट कहां से हो गए? लीगेंड के आने से सेंट्रल मेटल के डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो गए, तो लीगेंड की एक स्प्लिटिंग पावर है। और पेयर तो इलेक्ट्रॉन्स को होना है। अगर भाई गैप ज्यादा नहीं हुआ तो एक 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 भर के यहाँ कूद जाएगा, और अगर गैप बहुत ज्यादा हुआ तो यहीं आ जाएगा। तो इसे पेयर कराने के लिए एक एनर्जी देनी पड़ती है। अगर वो एनर्जी थोड़ी सी देनी पड़ रही है और स्प्लिटिंग में हमारे पास एनर्जी ज्यादा अवेलेबल है, तो पेयर हो जाएगा। तो 2 अलग चीजें हैं, दोनों मिक्स मत करिए। नेक्स्ट हेडिंग इज स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। बच्चों, कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है, इसे देखना है, ठीक है। हाँ, इसका जो मेन है वो है स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है। और सिंपल सा है कि अगर स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज्यादा है तो कॉम्प्लेक्स स्टेबल है, और स्टेबिलिटी कांस्टेंट कम है, कॉम्प्लेक्स कम स्टेबल है, ठीक है। तो एक वर्ड दे दिया स्टेबिलिटी कांस्टेंट। कुछ लोगों ने इसका उल्टा वर्ड बना लिया है इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट, कॉमन सेंस है। अगर इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट ज्यादा है तो अनस्टेबल है, और इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट कम है तो स्टेबल, ठीक है। ये है क्या वर्ड, ये देखिए, ये है M नाम का कोई मेटल, उसने लिगेंड को अप्रोच किया, M लिगेंड, ये बॉन्ड बना। इसके बाद M लिगेंड वाले बॉन्ड ने एक और लिगेंड को अप्रोच किया, M लिगेंड 2 बना, एंड सो ऑन। तो ये पहला स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, दूसरे का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2, और ऐसे कई स्टेप हो गए, एंड फाइनली ये कई सारे लिगेंड मिलने के बाद MLN बन गए। इसके बीच के कई स्टेप हो गए। डन। ओवरऑल हमने सारे स्टेप को जोड़ के देखा तो क्या आया बेटा, अगर हम सारे स्टेप को जोड़ेंगे तो कॉमन सेंस है ये और ये कैंसिल होते जाएंगे बार बार, और ये सारे L ऐड होके N टाइम्स L आ जाएगा, क्योंकि लास्ट में नंबर आपका N टाइम्स है, ठीक है। ये जितने हैं ये तो कैंसिल होते जाएंगे, ये भी अगले से कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा, फाइनल आपका ये आएगा। और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने K डैश या K मान लिया है। ये K1 K2 डैश 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 अप टू Kn जितने भी स्टेप हुए। क्या आपको केमिकल इक्विलिब्रियम 11th का ध्यान है? आपने इक्विलिब्रियम में ये पढ़ा है, नेट अगर कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में चले तो हर स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मल्टीपल फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल आएगा। इज इट क्लियर? और इसके जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बेटा, इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे? आपको याद है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, ये याद है, एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट होता है, यही तो फॉर्मूला है। बोलो बेटा क्लियर है? अब इस फॉर्मूले को देख लो या इसे देख लो तो आपको साफ पता चल रहा है, अगर K की वैल्यू ज्यादा है, K बेसिकली इन दोनों का रेशियो है,
अगर K ज्यादा है तो ये ज्यादा है, ये ज्यादा है मतलब स्टेबल ज्यादा, ज्यादा बनेगा ना के बराबर टूटेगा। K बहुत कम है, इसका मतलब ये कम है, ये ज्यादा है, रिएक्शन पीछे आ गया। तो इसे कहते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट, एंड मोर द स्टेबिलिटी कांस्टेंट मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और किसी ने उल्टा कह दिया कि हम तो अनस्टेबल देख रहे हैं, तो हम रिवर्स देखेंगे रिएक्शन, तो रिवर्स रिएक्शन में ये प्रोडक्ट हो गया, वो रिएक्टेंट हो गया, तो उस कांस्टेंट का नाम क्या रख दिया, इनस्टेबिलिटी, यानी रिवर्स 1/k ही तो आएगा, तो वो इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो नाम से ही क्लियर है, अगर स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज्यादा है तो स्टेबल है, इनस्टेबिलिटी ज्यादा है तो अनस्टेबल। इसके अलावा एक पॉइंट आप पहले पढ़ चुके हो कि अगर कभी चीलेटिंग लिगेंड आ जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल। याद आ गया, अगर कभी चीलेटिंग लिगेंड आते हैं तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, जो रिंग बना। बोलो क्लियर है? जहां हमने बाइडेंटेड पॉलीडेंटेड लिगेंड लिखे हैं वहां लिखा है कि बाइडेंटेड पॉलीडेंटेड लिगेंड चीलेटिंग लिगेंड होते हैं और इनके आने से कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक, क्लियर है? अब आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस करिएगा, प्रॉब्लम्स करिए। मेन 3 हेडिंग के क्वेश्चन, आईयूपीएसी, आइसोमेरन, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन, तो इन 4 हेडिंग के क्वेश्चन करिए। बाकी ये रटने वाली थ्योरी हो गई, एग्जाम्पल्स एंड दिस, फिर मुलाकात करते हैं। मंडे से ऑर्गेनिक रिपीट कर दें, उसी को ऑर्गेनिक कहते हैं, मतलब ऑर्गेनिक स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और जिनका ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर रह गया था, इसीलिए मैंने दूसरा बैच लगा रखा है, वो उसमें कर लें। ठीक है, चलिए पहले आप इसकी प्रॉब्लम्स लेके आइए, फिर डिस्कस करते हैं मंडे का क्या करना है।